हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक पर आए हैं दैट इज़ कॉल्ड बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई कंडक्टर है जो करंट कैरी करता है वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन अभी तक किसी ने भी हमको मैग्नेटिक फील्ड और करंट के ऊपर कोई भी रिलेशन नहीं दिया। तो ये जो आज का लॉ है ये बेसिकली हमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रिलेशन देता है। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है बायोट और दूसरे का नाम है सेवर्ट। तो इन दोनों ने हमें एक ऐसा लॉ दिया जिसके अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, उसका डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं थ्रू अ करंट कैरिंग वायर। ठीक, तो आज इस लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, इस लॉ को अगर पढ़ना है आपको तो सबसे पहले आप एक तार लीजिए। आपने एक करंट कैरिंग वायर लिया जिसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक, अब मान लीजिए कि एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर आपको इस तार के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। मतलब ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके अगल बगल क्या क्रिएट होगा, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। उसको निकालने का तरीका देखिए क्या है। बेसिकली फिजिक्स में क्या हमारे लिए प्रोविजन है कि अगर इस पूरे तार की जो लेंथ है, लेंथ हम ले लेते हैं A और B। इस AB जो तार की लेंथ है, इस पूरे को लेने की बजाय हम इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। हमने सपोज करो तार का बस इतना ही हिस्सा लिया और ये इस पूरे लेंथ का बड़ा छोटा सा पोर्शन है जिसको हम DL से रिप्रेजेंट कर देते हैं। DL का मतलब क्या है, वेरी स्मॉल वैल्यू। फिजिक्स को हम मैथ्स से जोड़ें तो जो मैथ्स का डिफ्रेंसिएशन होता है वो फिजिक्स में बहुत छोटी वैल्यू के लिए होता है, और जो इंटीग्रेशन होता है मैथ्स का वो फिजिक्स की बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जहाँ पर भी आप ऐसा टर्म देखें dx या df, कोई भी ऐसा टर्म देखें d वर्ड लगा हो तो इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल वैल्यू, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस वैल्यू, मतलब वेरी स्मॉल। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्योंकि लेंथ का छोटा हिस्सा लिया है तो dl हो गया। अब इस dl में भी करंट फ्लो करेगा। कितना करंट, वही करंट जो I है। तो इस पूरे ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें IDL को अगर एक साथ लिखा जाए तो IDL को हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। मतलब ये वो हिस्सा है जिसमें करंट कैरी कर रहा है और जिसके द्वारा हम पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक, आप क्या करिए कि इस तार को और पॉइंट P को जोड़ दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। ठीक है, लेट अस सपोज पॉइंट P और DL के बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा है। ठीक, हमने यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन क्यों बनाई, क्योंकि ये जो DL, ये जो वायर है ये स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल सीधा नहीं है, और आपको पता है कि एंगल हमेशा दो स्ट्रेट लाइन के बीच में बनता है ये। ठीक, अगर लाइन कर्व्ड होती है, अगर लाइन आपकी ऐसे कर्व्ड है तो एंगल बनाने के लिए हम वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये जो टेंजेंट होता है ये हमें एंगल बनाने में मदद करता है। इस तरीके से एंगल बनता है अगर कर्व्ड लाइन होती है। तो कर्व्ड लाइन के केस में हमेशा टेंजेंट लिया जाता है। तो जो थीटा एंगल है बेसिकली वो आपका देखिए R और DL के बीच में बन रहा है। मतलब R ये हो गया और DL हो गया ये। ठीक है, DL ये तार हो गया। अब एंगल बनाने के लिए हमने इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये आपका थीटा हो गया। ठीक, अब देखो बच्चों, DL बहुत छोटा सा लेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है पॉइंट P पर। तो इसका मतलब पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी बहुत छोटी सी होगी, मतलब DB से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो अगर वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको हम DB से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बायोट-सेवर्ट लॉ हमको ये कहता है कि जो DB है, जो वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट कैरिंग वायर जो करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है DL पर, वेरी स्मॉल एलिमेंट, ठीक, करंट एलिमेंट। उसके अलावा वेरी स्मॉल वायर, ठीक, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है R² पर। इसके अलावा एक और टर्म है दैट इज थीटा।
थीटा का मतलब क्या हुआ, इट इज द एंगल बिटवीन आर एंड डी एल। डी एल और आर के बीच में जो एंगल बन रहा है उस पर डिपेंडेंट होती है। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर ये डिपेंड करेगा, ये बच्चों डिपेंड करता है साइन थीटा पर। अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि मैम साइन थीटा ही क्यों है, कॉस थीटा क्यों नहीं है। भाई बड़ी आसान सी बात है, देखिए अगर हम थीटा की वैल्यू को ज़ीरो कर दें, यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू को ज़ीरो कर दें तो साइन ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। ठीक, और थीटा किस कंडीशन में ज़ीरो होगा, अगर पॉइंट पी को उठा करके इसी जगह पर रख दें। पॉइंट पी अगर इसी जगह पर रख दिया जाएगा तो थीटा ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, जैसे इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों उसके चारों तरफ बनती है, इस तरीके से बनती है। ठीक, लेकिन उस पॉइंट पर, अगर उसी पॉइंट पर आप बात करें कि यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो ज़ीरो थीटा करने पर हमको वैल्यू ज़ीरो दे, वो है आपका साइन थीटा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है। ओके, तो इसका मतलब है हम साइन थीटा से इसको इक्वेट करेंगे। अब अगर आप इन सबको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी तो रखनी नहीं है, फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। साइन लगाने पर तुरंत एक कांस्टेंट लग जाएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज योर बायोट-सेवर्ट लॉ। देखिए ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमें रिलेशन देता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली है, ये तार का एक बहुत छोटा सा हिस्सा डी एल के लिए निकाली है। इसमें जो कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसा ही एक कांस्टेंट अगर आपको याद हो तो आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा था। कूलम्स लॉ में जो फॉर्मूला था फोर्स का, उसमें हम यूज कर रहे थे एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और उसको बोलते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर जब मैग्नेट पढ़ते हैं तो कूलम्स लॉ की जगह जो लॉ लगता है दैट इज योर बायोट-सेवर्ट लॉ, और इसमें क्या निकालते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, और जो कांस्टेंट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये पूरा जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं, जो तार पॉइंट पी को हम एज्यूम कर रहे हैं, ये आपका कहाँ पर प्लेस है, ये हमारा वैक्यूम में प्लेस किया गया है या फिर एयर में प्लेस किया गया है। अगर मीडियम वैक्यूम या एयर होता है तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, म्यू नॉट, मतलब फ्री स्पेस का कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक, तो ऐसे ही कूलम्स लॉ में परमिटिविटी और मैग्नेटिज्म में परमिएबिलिटी, ये अलाउ करता है कि फ्री स्पेस में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो सकती हैं। ये वो कांस्टेंट है जो हमें बताता है हाउ मेनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन पास थ्रू फ्री स्पेस। ऐसे ही अगर हम परमिटिविटी पर जाएं तो वो हमें क्या बताता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास थ्रू फ्री स्पेस। दोनों में कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। ओके, अब म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है। यूनिट पर अगर आ जाएं तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट अगर आप रिकॉल करें, इससे पहले वाले डेरिवेशन में हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है, एक तो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, दूसरी जो होती है वो न्यूटन पर एम्पियर मीटर होती है। अब ये जो यूनिट होती हैं इनको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, उसको हम बोलते हैं टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है। 3 यूनिट्स मैंने लिखी हैं, तीनों आपकी एसआई यूनिट में आती हैं। ठीक, अब अगर ये इन यूनिट का इस्तेमाल करें तो देखिए म्यू नॉट की यूनिट आपको मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, अगर हम पहली वाली यूनिट लें तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह हम पुट कर देते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। म्यू नॉट की यूनिट आपको निकालनी है, 4 पाई किसी काम का नहीं है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, डीएल की यूनिट मीटर अपॉन आर, आर माने ये भी मीटर और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है।
ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आपको म्यू नॉट की जो यूनिट मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, वेबर पर। ये भी एक कैंसिल हो जाएगा, एम्पियर मीटर। तो एक तो ये यूनिट हो गई, ठीक। दूसरी यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर करके देखते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जगह न्यूटन पर एम्पियर मीटर कर लो, म्यू नॉट की वैल्यू आपको निकालनी है, ये आपका एम्पियर ही रहेगा, ये मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं ये कैंसिल हो रहा है, बचा हुआ ये कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट की यूनिट आपको देगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो दो यूनिट आ गई आपकी, एक तो ये वेबर के टर्म में और दूसरी न्यूटन के टर्म में। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक फंडामेंटल टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड बाय बायोट-सेवर्ट लॉ। लेकिन अभी टॉपिक यहाँ फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कराऊंगी, that is how to find out the direction of magnetic field. So now let's see. Magnetic field का डायरेक्शन अगर हमको निकालना है तो बच्चों सबसे पहले देखिए, ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है, ठीक, ये फॉर्मूला बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका मतलब इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा प्लस इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा। अगर इसी फॉर्मूले को बोला जाए कि आप वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे आप, dB को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, आई हो जाएगा। अब ये जो dl साइन थीटा है, थीटा मैंने पहले भी कहा था आपको, इट इज द एंगल बिटवीन r एंड dl, ओके। तो अगर हम क्लास 11th याद करें तो दो के बीच में अगर एंगल साइन थीटा यूज होता था तो हम क्रॉस प्रोडक्ट पर जाते थे, मतलब a क्रॉस b अगर यूज करते थे तो इसका मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा होता था, ओके। तो यहाँ पर अगर dl साइन थीटा है तो इसका मतलब कि वेक्टर फॉर्म में ये dl क्रॉस प्रोडक्ट विथ r रहा होगा, तभी इसको एक्सपेंड करोगे तो dl r साइन थीटा आएगा। लेकिन न्यूमरेटर में r तो है नहीं, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में हमें r क्यूब करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस प्रोडक्ट r, तो कितना हो जाएगा, dl r साइन थीटा हो जाएगा अपॉन r क्यूब हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको वापस मिल जाएगा, ओके। तो दिस इज हाउ द वेक्टर फॉर्म ऑफ dB इज रिप्रेजेंटेड, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमको वही बायोट-सेवर्ट लॉ मिल जाएगा। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, r और dl के बीच का जो एंगल होता है वो बेसिकली थीटा होता है। तो ये तो हमने फॉर्मूला लिखा, अब हम आते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। तो बच्चों डायरेक्शन निकालने का जो तरीका होता है वो दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगी मैं, जो आपको अच्छा लगे वो लगाइएगा। पहला है राइट हैंड पाम रूल, दूसरा है राइट हैंड स्क्रू रूल। तो इनमें से जो भी तरीका सही लगे। सबसे पहला तरीका देखिए जानते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट से आया है, ओके, क्योंकि dl और r का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसका जो भी रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट dl और r के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ओके। ये क्लास 11th में हमने पढ़ा था, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी रिजल्टेंट होता है, जैसे c रिजल्टेंट है तो c हमेशा a और b के जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर होता था। तो देखिए यहाँ पर कैसे समझेंगे इस चीज़ को, ये जो r है, r ये एक हो गया, किस पर लाई कर रहा है, मेरे ब्लैक बोर्ड पे लाई कर रहा है, वाइट बोर्ड पे लाई कर रहा है, ओके। जो dl है ये भी मेरे वाइट बोर्ड पे लाई कर रहा है, तो dl और r का प्लेन क्या हो गया, ये मेरा वाइट बोर्ड हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो इस वाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब या तो बाहर निकलता हुआ होगा या तो अंदर की तरफ जाता हुआ होगा। तो आपको याद क्या करना है, मतलब रिकॉल, क्लास 11th का रिकॉल क्या करना है कि dl और r जिस भी प्लेन में लाई कर रहे हैं, जैसे r और dl अगर इस प्लेन में लाई कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा,
ओके, इसको ध्यान में रखकर हम रूल समझेंगे। अब पहला रूल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रू रूल पर आता है। स्क्रू रूल देखिए बेटा क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखिए और अपनी हथेली पॉइंट P जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी तरफ इशारा करिए। तो हथेली मैंने पॉइंट P की तरफ रख दी और अपनी उंगलियों को कर्ल कीजिए। अब देखिए कि आपकी जो उंगलियां हैं वो बोर्ड के अंदर जा रही हैं कि बाहर निकल रही हैं। तो हमने अंगूठा ऐसे रखा, P की तरफ इशारा किया और भाई मेरी उंगलियां जो हैं वो बोर्ड के अंदर जा रही हैं। इसका मतलब पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर होगा। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर पॉइंट P मान लीजिए यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, तो हम चलिए देख लेते हैं। अपनी मेरा जो अंगूठा है ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है। हथेली मैंने P की तरफ कर ली। अब अपनी उंगलियां मैं कर्ल करूंगी तो उंगलियां मेरी बताइए कहाँ आ रही हैं, प्लेन से बाहर निकली, व्हाइट बोर्ड से बाहर निकलती हुई हैं। इसका मतलब पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा, जिसको हम डॉट और सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये तो आपका फर्स्ट रूल हो गया। अगर समझ में आया तो ये रूल आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा रूल भी बता दूं मैं। दूसरा रूल है राइट हैंड पाम रूल। दोनों में से कोई भी रूल लगा सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल बच्चों ये कहता है कि करंट के डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखिए, जैसे मैंने रखा। अपने हाथ की जो हथेली है वो पॉइंट P की तरफ इशारा करिए और R के ऊपर रखिए। ठीक, तो मैंने ये किया और R क्योंकि हल्का इंक्लाइंड है तो मैंने अपनी उंगलियां R के ऊपर रख ली। अब तुम्हारे हथेली का जो डायरेक्शन है वो पॉइंट करेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है। मतलब अगर मेरी हथेली इस तरीके से है, इसको मार रही है ऐसे, तो मेरी हथेली पॉइंट कर रही है इनटू द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर मार रही है। अगर मेरी हथेली इस तरीके से है तो इसका डायरेक्शन आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, आउट ऑफ द प्लेन पॉइंट कर रहा है। तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, हथेली के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। चलो देखते हैं। ये करंट ऊपर हो गया, मैंने R के ऊपर अपना पाम रख दिया। ठीक, अब मेरी हथेली बताओ किस तरफ पॉइंट कर रही है, अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है, आपके ब्लैक व्हाइट बोर्ड के अंदर पॉइंट कर रही है। तो डायरेक्शन इनटू द प्लेन हो गया। ऐसे ही आ जाओ, करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है, और R, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो अपना जो पाम है वो R के ऊपर रखिए ऐसे। अब बताइए जो आपकी हथेली है वो किधर पॉइंट कर रही है, वो आपकी तरफ पॉइंट कर रही है। तो अगर एक पेन से शो करें तो बाहर की तरफ निकलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये हो गया बच्चों आउट ऑफ द प्लेन। दोनों में से जो भी रूल आपको समझ में आता है वो रूल आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये बच्चों ये था पूरा हमारा टॉपिक बायोट सेवर्ट लॉ के ऊपर। होपफुली आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी भी टाइप की कोई भी इसमें डाउट्स हो रहे हो तो डू मेंशन ऑन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।